हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई ब्रिटिश वॉर हॉरर मूवी आउटपोस्ट। जब नेटफ्लिक्स की बेताल का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेड स्नो वाला लग रहा है, लेकिन वेब सीरीज देखकर पता चलता है कि उसका प्लॉट बिल्कुल इस मूवी जैसा है। डेड स्नो भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो आउटपोस्ट के बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, आप खुद इसकी स्टोरी देखिए और उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि बेताल और इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक साइंटिस्ट हंट को, जो कि डीसी नाम के एक एक्स मरीन सोल्जर को हायर करता है। हंट को ईस्टर्न यूरोप में मिनरल रिसर्च के लिए जाना था, लेकिन वो एरिया एक वार जोन था। वहाँ पर मिलिट्री और बागियों के बीच जंग चलती रहती थी, इसलिए उसने डीसी को हायर किया था ताकि वो मर्सनरीज की एक टीम को उसकी प्रोटेक्शन के लिए साथ लेकर चले। ये एक 48 आवर्स का इन एंड आउट मिशन था। डीसी हंट से एडवांस ले लेता है और अपनी टीम तैयार करके उसके साथ चल देता है। उसकी टीम में 6 एक्स सोल्जर्स थे। प्रायर, करो या मरो वाला इंसान; जॉर्डन, रिलीजियस और डरपोक; कॉटर, कॉन्फिडेंट; वॉयटेक, डम्प गाय; मैक, रेडियो गाय; और टैग, स्कारफेस। वो सब सेफली हंट को उस एरिया तक ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पुराना मिलिट्री बंकर मिलता है। हंट को उसी के अंदर जाना था। जॉर्डन और टैग ऊपर ही रुकते हैं, बाकी सब बंकर में जाकर उसे चेक करते हैं। जॉर्डन को कुछ दूरी पर कोई दिखाई देता है और वो फायरिंग करने लगता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर सभी जल्दी से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी टारगेट दिखाई नहीं देता। अचानक उन्हें रेडियो पर बहुत तेज फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। मैक रेडियो ऑफ करने लगता है, तभी उसके कंधे में गोली लग जाती है। डीसी टैग को आगे चेक करने के लिए भेजता है और जॉर्डन मैक की बॉडी से गोली निकालने लगता है। टैग वापस आता है और बताता है कि लाश और खून तो दूर की बात है, वहाँ पर कोई बुलेट शेल भी नहीं है। डीसी टैग और वॉयटेक को निगरानी के लिए वहीं छोड़ देता है और वो सब फिर से बंकर में जाकर उसे सर्च करने लगते हैं। उन्हें वहाँ एक जनरेटर मिलता है और हंट उसे रिपेयर करके स्टार्ट कर देता है। उधर कॉटर और मैक एक रूम में पहुंच जाते हैं जिसमें कई सारे आदमियों की लाशें पड़ी थी। अचानक लाशों के बीच में से एक हाथ निकलता है और वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर डीसी को बुलाने लगते हैं। उन्हें लाशों के बीच में से एक जिंदा आदमी मिलता है। वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि वो शॉक में है। उन्हें पता चलता है कि वो बंकर नाजीज का था और वो उसमें इंसानों के ऊपर हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स करते थे। डीसी हंट से पूछता है कि क्या इस सब का उसकी रिसर्च से कोई लेना देना है। हंट उसे साफ मना कर देता है। डीसी को उसे प्रोटेक्ट करने के पैसे मिले थे, इसलिए वो भी अपने काम से काम रखता है। मैक उस आदमी को एक रूम में ले जाकर बैठा देता है और उसकी निगरानी करता है। उधर हंट एक रूम में जाता है जहाँ एक बड़ी सी मशीन थी और हमें पता चलता है कि वो मिनरल्स नहीं बल्कि उसी मशीन के लिए वहाँ आया था। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था जिसे वो सारी रिपोर्ट्स भी दे रहा था। उधर मैक उस आदमी का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप बैठा था। मैक के हाथ से एक कॉइन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, वो देखता है कि उस आदमी के पीछे कोई खड़ा था। वो जल्दी से अपनी राइफल उठाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी वहाँ डीसी आ जाता है और रेडियो ठीक करने के लिए उसे रेडियो रूम में भेज देता है। उधर हंट अपना काम कर रहा था, तभी अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन किसी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। तभी उसे फिर से किसी के पीछे होने का एहसास होता है, लेकिन उसके पीछे मुड़ते ही वो फिर गायब हो जाता है। डीसी वहाँ पहुंचकर दरवाजा खोल देता है और हंट कहता है कि उसके सोल्जर उसके साथ मजाक कर रहे हैं। डीसी को भी पता चल जाता है कि हंट वहाँ क्यों आया था, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उस मशीन में ऐसा क्या खास है जिसके लिए वो अपनी जान की बाजी लगा कर यहाँ आया है। तब हंट उसे बताता है कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर नाजी उस मशीन की मदद से जंग जीतना चाहते थे। वो मशीन एक यूनिफाइड फील्ड फोर्स बनाती थी और जिस कमरे में उन्हें लाशें मिली थी उस कमरे में इस मशीन के द्वारा बनाई गई एनर्जी को इकट्ठा करके कंट्रोल किया जाता था। और आज के टाइम में उस मशीन के यूज लिमिटलेस है, इसलिए वो मशीन प्राइसलेस है। उधर जॉर्डन को उसी कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने जाता है तो वहाँ उसे कोने में एक आदमी बैठा मिलता है, जो कि पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ये देखकर जॉर्डन जल्दी से वहाँ से भागकर प्रायर के पास पहुँच जाता है, जो कि उसी आदमी के पास बैठा था। जॉर्डन को लगता है कि उसने वहाँ किसी भूत को देखा है। उधर मैक रेडियो रूम में रेडियो ठीक कर रहा था, तभी अचानक पूरे बंकर के स्पीकर चालू हो जाते हैं और उनमें एक जर्मन सॉन्ग बजने लगता है। मैक उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं होता। तब वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और वो बंद हो जाता है। तभी बंकर के बाहर बॉम्ब गिरने की साउंड सुनाई देती है, लेकिन कोई ब्लास्ट नहीं होता। अचानक जंगल में रोशनी छा जाती है और कई सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं।
सभी मर्सनरीज फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनसे एक भी आदमी नहीं मरता। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और वो रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। वो सब देखते हैं कि वॉयटेक वहां से गायब था और उसकी जगह पर एक आयरन क्रॉस पड़ा था जो कि नाजी मिलिट्री के पास होता था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। जॉर्डन डीसी को एक बुलेट दिखाता है जो उसने मैक के कंधे से निकाली थी। वो गोली बहुत पुरानी और बिल्कुल खत्म थी। उस गोली को फायर करना नामुमकिन था, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो वो बंदूक के अंदर ही फट जाती और फायर करने वाले को ही मार देती। ये सब चीजें उन्हें परेशान कर रही थी। डीसी जाकर सीधा उस आदमी के ऊपर गन तान देता है और तब वो उसकी तरफ देखकर पहली रिएक्शन देता है। डीसी उसे वहां छोड़कर हंट के पास जाता है। हंट उसे प्रोजेक्टर से एक फिल्म दिखाता है और उससे उसे पता चलता है कि नाजी उस मशीन से रियलिटी को पलटकर मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो कभी ना मरने वाली फौज बना सके और पूरी दुनिया पर राज कर सकें। और इसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके थे। वो सोल्जर्स को उस रूम में ले जाते थे जहाँ उस मशीन से बनी एनर्जी होती थी। सोल्जर्स को उस एनर्जी से एक्सपोज करने के बाद वो उन्हें मार देते थे, लेकिन वो फिर भी जिंदा हो जाते थे। जर्मन्स वॉर हार गए थे और वो एक्सपेरिमेंट भी बंद हो गया, लेकिन वो सारे सोल्जर्स अभी भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में फंसे हैं और जब भी उस फील्ड में कोई हलचल होती है, यानी कि कोई इंसान वहां आता है, तो वो उन्हें मार देते हैं, क्योंकि उन्हें इसीलिए ट्रेंड किया गया था। ये तो थी सारी साइंटिफिक भाषा। सिंपल भाषा में वो भूत थे जो वहीं पर फंसे हुए थे और जब भी कोई वहां आता था तो वो उसे मार देते थे। ये सुनकर डीसी वहां से निकलने का ऑर्डर देता है। तब हंट उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है उनके पास उन सब की पूरी डिटेल्स हैं और अगर वो इस मिशन से पीछे हटे तो वो उनसे पहले उनकी फैमिली को मार देंगे। हंट कहता है कि उसने सोल्जर्स की एक और टीम को बुलवाया है और वो भी आते ही होंगे। तभी डीसी को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो वॉयटेक की चिल्लाने की आवाज थी, जो कि जंगल में से आ रही थी। नाजी सोल्जर्स उसे टॉर्चर करके मार रहे थे। वो सब फुल अलर्ट हो जाते हैं। नीचे हंट को मैसेज मिलता है कि दूसरी टीम को पहुंचने में 72 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। ऊपर सभी छुपकर बैठे थे। तभी अचानक कहीं से एक नाजी सोल्जर आता है और टैग को दबोच लेता है। दूसरा सोल्जर उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं देता, वो एक ही पल में उसे मार देता है। सुबह उन्हें वॉयटेक और टैग की बॉडी सर से जुड़ी हुई मिलती है। वो उनके लिए क्लियर खतरे की वार्निंग थी। उन्होंने टैग की आंख में एक यूज्ड बुलेट शेल घुसा रखा था। ये देखकर डीसी वहां से निकलने के ऑर्डर्स दे देता है। वो क्वार्टर को नीचे भेजता है हंट को लाने के लिए। क्वार्टर उसे बुलाने जाता है, तभी एक नाजी उसे पिकैक्स से दीवार में चिपका देता है। फिर वो एक ही हाथ से उसका हेड क्रश करके उसे मार देता है। हंट राइफल उठाकर उसे शूट करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। वो भी उसे शूट करते हैं, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। प्रायर एक कपड़े पर 5 लिखकर बाहर लटका आता है। इसका मतलब था कि वो अभी भी 5 लोग हैं। हंट उन सबको भी वही फिल्म दिखाता है, लेकिन वो भूतों पर विश्वास करने वालों में से नहीं थे। तभी उस फिल्म में उन्हें वो ही आदमी दिखता है और उन्हें पता चलता है कि वो ब्रिगेडियर जनरल गॉड्स है। ये देख प्रायर सीधा जाकर उसे गोली मार देता है, लेकिन सर में गोली लगने के बावजूद भी वो नहीं मरता। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और गॉड्स मैक को लेकर वहां से गायब हो जाता है। वो सब जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं तो मैक उन्हें मरा हुआ मिलता है और उसके ऊपर 4 लिखा था, यानी कि नाजिस ने प्रायर को जवाब दिया था कि अब वो 4 ही बचे हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब वो उस मशीन का यूज करके उन नाजिस को ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं। वो सब पूरी तैयारी कर लेते हैं और रात होने का वेट करते हैं। रात तक हंट उस मशीन को ठीक करके चलने लायक बना देता है। वो तीनों भी तैयार थे। जंगल में रोशनी फैल जाती है और सारे नाजिस वहां पहुंच जाते हैं और इस बार उनके साथ गॉड्स भी खड़ा था। नाजिस आगे बढ़ने लगते हैं और वो तीनों भी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन फायरिंग से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। नाजिस बिल्कुल बंकर के पास आ चुके थे, जो कि उनके प्लान में शामिल था। वो तीनों बंकर में घुस जाते हैं और उनके पीछे नाजिस भी अंदर आ जाते हैं। वो तीनों उन्हें अपने पीछे लगाकर उस मशीन तक लेकर जाते हैं, लेकिन इस कोशिश में प्रायर मारा जाता है। किसी तरह वो दोनों मिलकर उन नाजिस को मशीन के पास ले आते हैं और हंट मशीन स्टार्ट कर देता है। उस मशीन से एक एनर्जी वेव निकलती है, जिससे सभी नाजिस बेजान हो जाते हैं। वो सब बहुत खुश हो रहे थे। तभी उस मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो बंद हो जाती है। उसके बंद होते ही नाजिस फिर से उठ जाते हैं और जॉर्डन को पकड़कर मार देते हैं। डीसी किसी तरह हंट के साथ रूम में घुसकर उसे लॉक कर लेता है, लेकिन वो भी घायल हो चुका था। हंट उसे वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वो हंट को जाने देता है और खुद नाजिस का मुकाबला करता है और लड़ते लड़ते वो भी मारा जाता है। हंट पाइप्स के थ्रू डेड बॉडीज वाले रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां गॉड्स पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था।
हंट भी मारा जाता है। सेकंड टीम वहां पहुंचती है और उनके साथ भी वही सब होता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी की स्टोरी आप देख ही चुके हैं। जब भी नाजी ज़ॉम्बीज़ की बात होती है तो सबसे पहले आउटपोस्ट का ही नाम आता है, लेकिन इसमें ज़ॉम्बीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। वो वायरस वाले क्लासिक ज़ॉम्बीज़ नहीं है। इन ज़ॉम्बीज़ के पीछे एक साइंटिफिक कॉज बताया गया है और ये ज़ॉम्बीज़ ना तो किसी को खाते हैं और ना ही इनके काटने से कोई और ज़ॉम्बी बनता है। डेड स्नो में भी सेम ऐसे ही नाजी ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन उनके पीछे ब्लैक मैजिक को कॉज बताया गया है और नाजीज बहुत बदनाम थे अपनी क्रुएल्टी और क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। ये बात सबको पता है कि वो सच में बहुत खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और ज़ॉम्बीज़ से लेकर टाइम ट्रेवल तक सब कुछ नाजीज के नाम के साथ जुड़ा है, लेकिन वो सच में इन एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब हुए थे या नहीं ये तो किसी को नहीं पता। तो अब बात करते हैं बेताल से इस मूवी का कनेक्शन। तो जैसे इस मूवी में एक आदमी अपने काम के लिए एक प्राइवेट मिलिट्री हायर करता है, वैसे ही बेताल में भी मधुलवन अपने काम के लिए CIPD फोर्स हायर करता है। इस मूवी में जो एरिया दिखाया गया है वो भी सिविलाइजेशन से बिल्कुल दूर है और वहाँ पर बागी रहते हैं, सेम नील जगहों की तरह, जहाँ पर नक्सलियों के होने का दावा किया जाता है। इसमें टीम एक बंकर को खोलती है और उसमें कुछ सीक्रेट्स होते हैं। इसी तरह बेताल में टीम एक टनल खोलते हैं जिसमें सीक्रेट्स होते हैं। उसके बाद एक एक करके सीक्रेट्स खुलते हैं और टीम का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इतनी सिमिलैरिटीज बहुत हैं। बेताल को मैं कॉपी या रिप ऑफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप सब भी देख सकते हैं कि उसका प्लॉट इसी से इंस्पायर्ड है। आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी में तारीफ करने लायक बहुत कुछ है। सबसे पहले तो इसकी कलर ग्रेडिंग, सैचुरेशन बिल्कुल लो करके मूवी को ऐसी फील दी गई है कि वो हमेशा टेंस लगती है और हमेशा एक डार्क एटमॉस्फेयर बना रहता है। दूसरा है इसका बैकग्राउंड स्कोर, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन फिल्म को बहुत अच्छा माहौल देता है। और फिर आती है डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि बंकर के अंदर जितनी भी फिल्म दिखाई गई है उसमें हम भी खुद को बंकर में ही महसूस करते हैं। हमें भी घुटन होने लगती है, मानो हमें पता हो कि वहाँ जगह बहुत कम है और अंधेरे में शूट होने के बावजूद भी लाइटिंग इतनी अच्छी है कि हमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, इवन छोटी छोटी डिटेल्स भी। और इस मूवी में जो अनडेड नाजीज दिखाए गए हैं वो ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि भूत बताए गए हैं, जो कि लाइट और हवा में ट्रेवल करते हैं, एक्सट्रीमली साइलेंट और बहुत ही डेडली किल्स करते हैं, जो कि नाजीज के नाम को जस्टिफाई भी करता है। तो इस मूवी के बाद इस फ्रेंचाइज में 2 और पार्ट आए हैं। 2012 में आया था सीक्वल और 2013 में प्रीक्वल, लेकिन दोनों ही कुछ खास नहीं है। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि क्या आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं। इसके लिए मैं 3000 लाइक का एम रख रहा हूँ। इससे मुझे पता चल जाएगा कि अगले पार्ट पर काम करना चाहिए या नहीं तो मैं एक अंडररेटेड ज़ॉम्बी मूवी पर काम शुरू करने वाला हूँ और वो भी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना और ऐसे ही रेयर और इंटरेस्टिंग मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।